क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने कमरे में अकेले सो रहे होते हैं तो अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको लगता है कि कोई आपके बेड के कोने पर बैठा आपको देख रहा है। आप हिलना चाहते हैं पर शरीर पत्थर का हो जाता है। लोग इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन इलाहाबाद के उस पुराने इलाके में रहने वाले लोग जानते थे कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी का संकेत है। इलाहाबाद का कीड़गंज इलाका, यहाँ की गलियां इतनी तंग हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरसती है। आर्यन अपनी माँ और बहन के साथ इसी इलाके के एक पुराने पुश्तैनी मकान में शिफ्ट हुआ था। घर बड़ा था, किराया कम था और हर तरफ खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसी चीख दफन थी जिसे आर्यन सुनने वाला था। सामान ट्रक से उतारा जा रहा था। आर्यन ने अपनी बाइक खड़ी की और उस 3 मंजिला इमारत को देखा। ईंटें काली पड़ चुकी थीं और बालकनी पर जंगली बेलें उगी हुई थीं। तभी उसकी नजर बगल वाले घर पर पड़ी। वो घर आर्यन के घर से सटा हुआ था, लेकिन उसमें एक भी खिड़की नहीं थी। मुख्य दरवाजा लोहे का था जिस पर दर्जनों ताले लटके थे और सिंदूर से अजीबोगरीब निशान बने थे। भाई, वो घर कितना डरावना है ना? स्नेहा ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। आर्यन हंसा। अरे पगली, पुराने घर ऐसे ही होते हैं। शायद कोई सनकी बुढ़ा रहता होगा। शाम को जब माँ रसोई में खाना बना रही थी, तभी गली का एक छोटा लड़का गेंद लेने उनके अहाते में आया। आर्यन ने उसे गेंद दी और पूछा, बेटा, ये बगल वाले घर में कौन रहता है? कभी बाहर नहीं निकलते क्या? बच्चे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और फुसफुसाते हुए बोला, चुप रहिए भैया, वो सुन लेगा। उसे रोशनी से नफरत है और शोर से चिढ़। लोग कहते हैं वो मुर्दों से बात करता है। इतना कहकर वो लड़का भाग गया। रात के करीब 11 बजे थे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया था। आर्यन अपने कमरे में लेटकर मोबाइल चला रहा था। अचानक उसे लगा कि दीवार के उस पार, जो पड़ोसी के घर से जुड़ी थी, कोई भारी चीज घसीटी जा रही है, जैसे कोई भारी पत्थर या शायद कोई ताबूत घसीट रहा हो। अगले कुछ दिन तक अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहली घटना, माँ जब सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सारी मूर्तियां उल्टी रखी हुई थीं। हनुमान चालीसा का पन्ना, जो वो रोज पढ़ती थीं, बीच से फटा हुआ था और उस पर कालिख लगी थी। दूसरी घटना, स्नेहा के कमरे में अचानक से चमेली के फूलों की खुशबू आने लगी, जो धीरे धीरे सड़ते हुए मांस की बदबू में बदल गई। जब उसने अपनी अलमारी खोली तो उसके सारे सफेद कपड़े काले धब्बों से भरे थे, जैसे उन पर जलती हुई राख छिड़की गई हो। आर्यन अभी भी इसे इत्तेफाक मान रहा था। माँ, शायद यहाँ सीलन है, इसलिए बदबू आ रही है, और कपड़े शायद किसी कीड़े ने खराब कर दिए होंगे। लेकिन उस रात आर्यन का तर्क टूट गया। रात के 2 बजे उसे गहरी नींद में महसूस हुआ कि कोई उसका पैर खींच रहा है। उसकी आंख खुली। कमरे में घोर अंधेरा था। उसने खिड़की की तरफ देखा। पड़ोसी के घर की छत पर एक आकृति खड़ी थी। एक लंबा, बेहद दुबला आदमी, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे थे। वो चांद की रोशनी में नहाया हुआ था, पर उसका चेहरा पूरी तरह काला था। वो आदमी जोर जोर से अपना सिर हिला रहा था और एक अजीब सी लय में गुनगुना रहा था। ओम कपालिनी, ओम अघोरिणी। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? वो आकृति रुकी। उसने धीरे से अपना सिर आर्यन की तरफ घुमाया। उसकी आंखें अंधेरे में पीली बत्तियों की तरह चमक रही थीं। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसने एक डरावनी मुस्कान दी और सीधे छत से नीचे कूद गया। आर्यन बालकनी की तरफ भागा, पर नीचे कोई नहीं था, सिर्फ गहरा सन्नाटा और जमीन पर बिखरी हुई राख। अगले दिन स्नेहा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे 104 डिग्री बुखार था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। वो बार बार हाथ से दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। वो दीवार के अंदर है भाई, वो हमें बुला रहा है, उसे खून चाहिए। स्नेहा की आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। वो भारी और मर्दाना हो गई थी। आर्यन ने तय किया कि वो उस पड़ोसी के घर जाएगा। उसने पुलिस को फोन करने की सोची,
पर उसे पता था कि बिना सबूत के कोई नहीं आएगा। उसने एक टॉर्च और एक छोटा चाकू लिया और पीछे के रास्ते से पड़ोसी के अहाते में कूद गया। वहां का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। पूरे अहाते में काली बिल्लियों के कंकाल बिखरे थे। हवा में एक अजीब सा धुआं था जिससे सिर चकराने लगा। आर्यन ने देखा कि पड़ोसी के घर का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। घर के अंदर एक भी बल्ब नहीं था। हर तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, पर उनकी रोशनी काली थी। दीवारों पर खून से मंत्र लिखे थे। बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खुदा था जिसमें काला पानी उबल रहा था। तभी उसे एक कमरे से सिसकियों की आवाज आई। आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने मिस्टर शास्त्री बैठे थे। वो जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे और उनके सामने एक छोटी सी गुड़िया रखी थी जिस पर स्नेहा लिखा था। शास्त्री जी गुड़िया के पैरों में सुइयां चुभो रहे थे। रुक जाओ! आर्यन चिल्लाया। शास्त्री जी धीरे से मुड़े। उनके चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि लगता था उनकी खाल फट रही है। देर कर दी तुमने बालक। वो तुम्हारे घर में घुस चुका है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही वो जाग गया। आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। झूठ बोलना बंद करो। तुम काला जादू कर रहे हो मेरी बहन पर। मैं तुम्हें अभी जेल भिजवाता हूं। शास्त्री जी हंसने लगे। उनकी हंसी किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। मूर्ख लड़के, मैं काला जादू कर नहीं रहा, मैं उस जादू को काट रहा हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस घर का इतिहास क्या है? आर्यन रुक गया। शास्त्री जी ने बताया, 40 साल पहले इस जमीन पर एक तांत्रिक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की बलि दी थी ताकि वो अमर हो सके। उसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस घर की चौखट लांघ कर यहां बसेगा वो उसकी आत्मा का भोजन बनेगा। मैं उस तांत्रिक का वंशज हूं। मैं पिछले 30 सालों से यहां तपस्या कर रहा हूं ताकि वो आत्मा इस दीवार के पीछे ही दफन रहे। लेकिन जिस दिन तुम आए, तुमने स्टोर रूम का वो सीलबंद बक्सा खोल दिया जिसमें उसकी अस्थियां थीं। आर्यन को याद आया, पहले दिन उसने स्टोर रूम में एक मिट्टी का कलश देखा था और गलती से उसे गिराकर तोड़ दिया था। उसे लगा था कि वो सिर्फ पुरानी राख है। शास्त्री जी की आंखों में आंसू थे। वो अस्थियां आजाद हो गईं। अब वो तुम्हारी बहन के शरीर का इस्तेमाल करके वापस इस दुनिया में आना चाहता है। अगर आज रात 3 बजे तक उसे नहीं रोका गया तो स्नेहा कभी वापस नहीं आएगी। अचानक आर्यन के घर की तरफ से एक दिल दहला देने वाली चीख आई। आर्यन, बचाओ मुझे! ये मां की आवाज थी। आर्यन और शास्त्री जी दीवार फांदकर वापस आर्यन के घर पहुंचे। घर के अंदर का नजारा भयावह था। हॉल की सारी लाइटें जल बुझ रही थीं। मां एक कोने में दुबक कर रो रही थीं। बीच हॉल में स्नेहा खड़ी थी, या कहें कि वो चीज जो स्नेहा के अंदर थी। स्नेहा के बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी त्वचा नीली पड़ गई थी और नसें काली होकर बाहर उभर आई थीं। उसने एक जोरदार गर्जना की जिससे घर की सारी क्रॉकरी टूट कर गिर गई। आज ये वंश खत्म होगा। स्नेहा की आवाज में हजारों मुर्दों की गूंज थी। शास्त्री जी ने अपने झोले से एक तांबे का कलश निकाला और उसमें से गंगा जल छिड़कना शुरू किया। आर्यन, इसे पकड़ो, इसके हाथ पैर बांधो, वरना ये अपनी ही गर्दन मरोड़ लेगी। आर्यन आगे बढ़ा। उसने अपनी सगी बहन को पकड़ने की कोशिश की, पर स्नेहा में हाथियों जैसी ताकत आ गई थी। उसने आर्यन को एक हाथ से उठाकर दीवार पर दे मारा। आर्यन के सिर से खून बहने लगा। शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। घर की हवा इतनी तेज हो गई कि सामान होने लगा। पिशाच, वापस जा अपने नर्क में, इस मासूम को छोड़ दे। स्नेहा ने शास्त्री जी का गला पकड़ लिया। तूने मुझे 30 साल कैद रखा शास्त्री, अब तू मरेगा। आर्यन ने देखा कि शास्त्री जी का दम घुट रहा है। उसने पास पड़ा पीतल का एक दिया उठाया और पूरी ताकत से स्नेहा के पैरों के पास पटक दिया, जहां शास्त्री जी ने गंगा जल डाला था। एक चिंगारी भड़की और अचानक एक नीली आग की लपट उठी। शास्त्री जी चिल्लाए,
आर्यन, वो कलश उठाओ और इसकी राख इसके माथे पर लगाओ, जल्दी। आर्यन रेंगते हुए कलश तक पहुंचा। उसने मुट्ठी भर राख ली और अपनी पूरी जान लगाकर स्नेहा के माथे पर ओम का निशान बना दिया। एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो शायद नरक के सबसे गहरे गड्ढे से आई हो। स्नेहा के मुंह से काला धुआं निकलने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा घर एक बार जोर से हिला और फिर एकदम शांति छा गई। सूरज की पहली किरणें जब खिड़की से अंदर आईं तो घर का मंजर किसी युद्ध के मैदान जैसा था। शास्त्री जी फर्श पर निढाल पड़े थे। सब खत्म हो गया? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। शास्त्री जी ने धीरे से सिर हिलाया। फिलहाल के लिए। वो साया कमजोर पड़ गया है, पर वो इस घर की नींव में है। तुम लोग अभी के अभी ये घर छोड़ दो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। 2 घंटे के अंदर खन्ना परिवार ने अपना जरूरी सामान लिया और गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की, उसने देखा कि शास्त्री जी अपने घर के लोहे के दरवाजे पर फिर से ताले लगा रहे थे। उनकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे उन पर पूरी दुनिया का बोझ हो। गाड़ी कुछ दूर चली थी कि स्नेहा को होश आया। भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा। आर्यन ने राहत की सांस ली। बस अभी ढाबे पर रुकते हैं छोटू। लेकिन तभी आर्यन की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। स्नेहा पीछे की सीट पर बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान वो नहीं थी जो स्नेहा की हुआ करती थी। उसकी आंखों की पुतलियां अभी भी हल्की पीली चमक रही थीं। स्नेहा ने धीरे से अपने बैग से एक छोटा सा पत्थर निकाला। ये वही पत्थर था जो पड़ोसी के घर के उस गड्ढे में पड़ा था। उसने उसे चबाना शुरू किया, जैसे वो कोई बिस्किट हो। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। पीछे मुड़कर देखने पर उसे अपना पुराना घर दिख रहा था। शास्त्री जी बालकनी में खड़े थे और आर्यन की तरफ हाथ हिला रहे थे। नहीं, वो हाथ नहीं हिला रहे थे, वो अलविदा का इशारा कर रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि वो साया अब घर में नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर है। इंसान तो घर छोड़कर भाग सकता है, लेकिन अगर साया आपकी रूह में बस जाए तो आप कहाँ भागेंगे? आर्यन और उसका परिवार अब कभी नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं कि उस गाड़ी को आखिरी बार एक सुनसान पहाड़ी के पास देखा गया था, जिसके अंदर से आज भी अजीब आवाजें आती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा है जो कभी धूप में बाहर नहीं निकलता?